गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय राजपूत MGCI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम CUET प्रीवियस ईयर पेपर में देख रहे हैं। जो पेपर वो है PCB ग्रुप का। ये जो तारीख है 26/5/2023 का पेपर है। ये शिफ्ट यहाँ पर थर्ड शिफ्ट है और बायोलॉजी का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने लास्ट पेपर डिस्कस किया था वो ABC का किया था। अब हम कर रहे हैं PCB का पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं पेपर को। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, आइडेंटिफाई द जीन विच इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कॉटन बॉलवर्म। इस पेपर में विशेष आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो नॉट, नहीं है, वो नहीं पूछा उसने, नहीं वाला पूछा है। कॉटन बॉलवर्म के लिए इफेक्टिव प्रभावी नहीं है। कॉटन बॉलवर्म के लिए क्रायोजीन फर्स्ट AC और क्रायोजीन सेकंड AB ये दोनों के दोनों क्या है, प्रभावी जीन है, जो कॉटन बॉलवर्म को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ पर उत्तर आता है वो आता है क्रायोजीन AB फर्स्ट। क्रायोजीन AB फर्स्ट ये जो प्रभावी है, ये प्रभावी होता है स्टेम बोरल के लिए, तने के छेदक के लिए ये प्रभावी जीन है क्राई फर्स्ट AB। और यहां पूछा है कि कौन सा प्रभावी कॉटन बॉलवर्म के लिए नहीं है, तो कौन सा नहीं है, क्राई फर्स्ट AB, क्योंकि यह प्रभावी किसके लिए है, स्टेम बोरर के लिए। तो इसका सही उत्तर आएगा क्राई फर्स्ट AB। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें, अगले क्वेश्चंस की तरफ। Which of the following crop was made resistant to yellow mosaic virus by mutation? उत्परिवर्तन की 3 फसलें हैं, सोनालिका, मूंगबीन और प्रभानी क्रांति भिंडी। यहां देख लेते हैं, येलो मोज़ेक वायरस के लिए काउपी नहीं है, फ्लेडबीन नहीं है, मूंगबीन है, ब्रेसिका भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल कर आता है, मूंगबीन। मूंगबीन जो है वो येलो मोज़ेक वायरस के लिए क्या है, रेजिस्टेंट। वैसे ही प्रभानी क्रांति भी रेजिस्टेंट, लेकिन यहाँ दिया नहीं, यहाँ एक ही उत्तर सही है, वो क्या है, मूंगबीन। तो सर सिंपल सरल प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर नॉट लगा दिया, मेंडेलियन डिसऑर्डर। कौन सा मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है? तो पहले यह समझ लें कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं। ऐसे डिसऑर्डर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। Those characters which are transferred from one generation to the another generation are known as Mendelian disorder। और देखो यहाँ पर हीमोफीलिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है, क्योंकि एक पीढ़ी से कहा जाता है दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सिकल सेल एनीमिया भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है। फिनाइल कीटोन्यूरिया भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है। डाउन सिंड्रोम मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है। 3 सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये तीनों के तीनों नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और यही पूछा था, नॉट मेंडेलियन डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट यहां पर देखो, ये CUET का फिर आ गया फेमस क्वेश्चन, मैच द कॉलम। साल्मोनेला टाइफी यह बीमारी से है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर से क्वेश्चन आया है। साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड, ये तो सामने सामने ही दे दिया इन्होंने। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनिया, अरे ये भी सामने दे दिया यहाँ पर सीधा सीधा। राइनोवायरस, कॉमन कोल्ड और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, ये तो सीधे सीधे सामने के सामने दिए हैं। तो A का फर्स्ट, B का सेकंड, C का थर्ड, फोर्थ का D, मतलब यही आंसर क्या है हमारा, करेक्ट। सारी बीमारियां जो दी है यहाँ पर सीधा सीधा इनका कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है और बीमारी है। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, कॉमन कोल्ड होता है राइनोवायरस से और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। तो सीधा सीधा यहाँ पर मैच द कॉलम दे दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। सोनालिका एंड रत्ना, सोनालिका एंड कल्याण सोना ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, मतलब ये व्हीट की ड्वार्फ वैरायटी है। जया रत्ना ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, मतलब ये रत्ना राइस की। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो हुआ सोनालिका व रत्ना
हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है वो किसकी है, व्हीट और राइस की। ये तो बहुत सरल प्रश्न आया है। यहां चले, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट, फिर नॉट लगा दिया। इस पेपर में नॉट का बहुत बड़ा रोल है। नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन अफेक्ट नहीं कर रहा है? हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले टोटल फैक्टर है 5। फर्स्ट फैक्टर जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये तो कर रहा है। सेकंड फैक्टर नेचुरल सिलेक्शन, ये भी कर रहा है। थर्ड फैक्टर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी कर रहा है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, मतलब यहां इसका करेक्ट आंसर आएगा जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो फिर वो 5 फैक्टर कौन से हैं? फोर्थ फैक्टर अगर हम देखें यहां से तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसके अलावा जीन माइग्रेशन और नेक्स्ट फैक्टर यहां से आता है म्यूटेशन। ये 5 फैक्टर है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, और नॉट अफेक्ट करने वाला कौन होगा? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टर्मिनल मेथड। टर्मिनल मतलब लास्ट, आगे और गर्भावस्था नहीं चाहिए, अब बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा ही नहीं चाहिए, एक बच्चा या 2 बच्चे हो गए, अब आगे बच्चा नहीं चाहिए। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रिवेंट प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कौन सी मेथड बेस्ट होगी? तो ऐसी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए सबसे बेस्ट है परमानेंट मेथड। और परमानेंट मेथड में 2 आती है हमारे पास, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। देख लेते हैं यहाँ पर, लैक्टेशनल एमोनेरिया, ये तो नेचुरल मेथड है, ये काम की नहीं है। IUT इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये बैरियर मेथड है। और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ये भी कैसी मेथड है? यहाँ पर हमारे पास नेचुरल मेथड। लेकिन स्टेरिलाइजेशन जो है यही क्या है? सर्जिकल मेथड। और सर्जिकल मेथड मतलब वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। और वही परमानेंट मेथड है जो टर्मिनल मेथड फॉर प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोक सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? स्टेरिलाइजेशन। बाकी सारी मेथड जो हम अप्लाई देख रहे हैं ऑप्शंस में, उनको हटा लेने पर वापस से क्या हो जाएगा? संतति का निर्माण हो जाएगा, फिर से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA, ये तो सीधा सीधा NCERT से पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA जो बनाया था वो किसके प्लाज्मिड में बनाया था? प्लाज्मिड था वो बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफिमोरियम। जीवाणु बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफिमोरियम। तो बाकी जीवाणु को चेक करने से कोई फायदा नहीं है, बेसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, ई कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम, इनमें नहीं। एग्रोबैक्टीरियम को हमने एज ए वेक्टर यूज किया है, लेकिन फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट किसमें बनाया था? साल्मोनेला टाइफिमोरियम में। इजी क्वेश्चन था ये। पैलिएंटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। पैलिएंटोलॉजी एक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। इसका मतलब पैलिएंटोलॉजी किससे रिलेटेड है? फॉसिल्स से। और सर्वाधिक और सबसे अच्छा प्रमाण जो एवोल्यूशन का, खुद विकास का है, वो किसे माना जाता है? फॉसिल्स या पैलिएंटोलॉजी को। करेक्ट आंसर सी आया। अब देखें हम, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन डाइकोट एम्ब्रियो इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। डाइकोट का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट प्लांट रिप्रोडक्शन से पूछा है चैप्टर से, तो इसमें किस तरह से हुआ? थोड़ा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो, जाइगोट और ग्लोबुलर एम्ब्रियो। मतलब जो पहले बनता है वो क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो फिर डेवलप्ड होता है इस तरह से और बनता है ग्लोबुलर शेप, ग्लोब का शेप लेता है।
और फिर इसके बाद जो एम्ब्रियो शेप लेता है वो शेप लेगा यहाँ से हार्ट शेप, इस तरह का शेप्ड लेगा जिसको क्या बोला जाता है, हार्ट शेप्ड। और इसके बाद इस तरह से बनता है डाइकोट एम्ब्रियो। तो पहली स्टेप जाइगोट, देन ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप्ड, देन डाइकोट एम्ब्रियो। यहां मैच कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या आना चाहिए, जाइगोट फॉर्मेशन, मतलब सी आया यहाँ। ग्लोबुलर वाला पार्ट कहाँ गया, ये डी ऑप्शन आया यहाँ पर। हार्ट शेप्ड कहाँ गया, इधर आया हार्ट शेप्ड, मतलब ए। और टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो मतलब बी। हमारा सीक्वेंस रहेगा सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। सी डी ए बी, सी डी ए और बी, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पर से करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, प्रोसीजर को ध्यान में रख के। चलो अगला प्रश्न चले हम। Which of the following area in India is one of the biodiversity hotspot? इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट कितने हैं, टोटल 3। कितने हैं, 3, जिसमें से फर्स्ट है हिमालय, वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा श्रीलंका। अब देख लेते हैं यहाँ पर ईस्टर्न घाट, यहाँ वेस्टर्न घाट था, गलत है ये। इंडो बर्मा प्लेन्स, ये सही लग रहा है। अरावली हिल्स, गलत है। इंडो गैंगनेटिक, ये भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर एक ही रहेगा, इंडो बर्मा प्लेन्स, इंडो बर्मा प्लेन्स। और वेस्टर्न घाट और हिमालय, ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया। तो एक आंसर था यहाँ पर बी। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर आरएनए। आरएनए के लिए ट्रू बताना हमको, यहाँ कितने करेक्ट स्टेटमेंट है। आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर सम वायरसेस, बिल्कुल सही है। कुछ वायरसेस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हम जानते हैं कई सारे वायरसेस में प्रेजेंट है। हम उनकी बात करें तो एड्स वायरस का भी मुख्य जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। आरएनए आल्सो फंक्शन एज एन एडाप्टर मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है यह स्टेटमेंट भी। टीआरएनए में ये एडाप्टर मॉलिक्यूल जैसा बिहेव करता है। आरएनए हैज एन हेक्सोस सुगर इन इट्स बैकबोन। आरएनए में हेक्सोस सुगर वाला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि आरएनए में है पेंटोस सुगर। कौन सी सुगर है, पेंटोस 5 कार्बन वाली, और हेक्सोस 6 कार्बन, तो ये गलत है। RNA also acts as an catalyst in some cases, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। राइबोजाइम, ये राइबोजाइम एज ए कैटलिस्ट क्या करता है, काम। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही कौन कौन से हैं, ए बी डी, ए बी सी गलत, ए बी डी यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलें। पार्थेनोजेनेसिस डज नॉट लिखा है यहाँ, डज नॉट अकर्स इन। तो पार्थेनोजेनेसिस मतलब मैंने बताया था हनी बी में अगर हम बात करें तो क्वीन जो है वो 2n है रानी, और रानी जो है वो अनिषेचित अंडे देती है और अनिषेचित अंडे से उत्पन्न होता है नर, और इस घटना को हमने क्या कहा था, पार्थेनोजेनेसिस। तो रोटीफर्स भी पार्थेनोजेनेसिस दर्शाते हैं, हनी बी भी दर्शाती है, और लिजार्ड छिपकलियां भी दर्शाती है। रोटीफर्स एक माइनर फाइला है जो आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा से मैच करता है रोटीफर्स का। ये गोल होते हैं आकार में, तो तीनों में होता है। मेमल्स स्तनधारी में नहीं होता, और नहीं पूछा था, नॉट पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा हमारा डी। डी इसका क्या है करेक्ट आंसर। The process of RNA interference was used in tobacco plants to develop resistant against। RNA interference जो पेस्ट रेजिस्टेंट है टोबैको प्लांट में, वो किसके लिए रेजिस्टेंट है, नेमेटोड्स के लिए। वायरस, फंजाई, इंसेक्ट्स के लिए नहीं है। मेनली किसके लिए है RNA इंटरफेरेंस,
निमेटोड्स, और उस निमेटोड का नाम भी हम जानते हैं मेलोडीगाइनी इनकोग्निटा। मेलोडीगाइनी इनकोग्निटा निमेटोड्स के खिलाफ ये काम करता है आरएनए इंटरफेरेंस। किसमें? टोबैको प्लांट, तंबाकू में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट विच वन इज नॉट ब्राउज्ड बाय कैटल। पशुओं द्वारा कौन सा पौधे का चरण नहीं किया जाता है? देखो, वीट गेहूं तो खाती है, काउपी भी खाती है, सुगरकेन गन्ना भी खाती है, केलोट्रोपिस नहीं खाती है। क्योंकि प्रीडेटर्स प्रे रिलेशन में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रीडेटर प्रे रिलेशन में प्रे जो होता है वो कौन है? केलोट्रोपिस पौधा, और पशु जो होते हैं वो होते हैं प्रीडेटर्स। और यहाँ में परभक्षी प्रीडेटर्स जो हम बोल रहे हैं, किसको? पशुओं को। तो ये एक प्रकार का प्रे अपने अंदर एडाप्टेशन, अनुकूलन लाता है, एक पदार्थ स्त्रावित करता है। ये एक पदार्थ इसके अंदर निर्माण करता है ग्लूकोसाइडिक सब्सटेंस, और इस केलोट्रोपिस में ग्लूकोसाइडिक सब्सटेंस के कारण अगर पशु इसको खाने आएगा, पशु बीमार पड़ जाएगा, उसका मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, वो मर भी सकता है। इसलिए पशु इसको नहीं खाते। आंसर सही क्या है? केलोट्रोपिस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया नहीं है, बीजीए नहीं है, नॉस्टॉक तो है, ग्लोमस नहीं है, एनाबिना भी है, और ओसिलोटोरिया भी है। ग्लोमस जो है वो एक प्रकार का कवक है, फंजाई है। और यहां पूछा है साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया नहीं है। कौन नहीं है? ग्लोमस, क्योंकि वो क्या है? कवक। बाकी तीनों बीजीए है, साइनोबैक्टीरिया है यहां पर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर नॉट आया यहां, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन इसमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है? एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ओसिलोटोरिया भी कम करता लेकिन करता है, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड का निर्माण करता है, और नॉस्टॉक भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हुआ एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्योंकि ये क्या करता है? एसिटिक एसिड का निर्माण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, ये तो बहुत सरल आ गया। डॉप्सन यूनिट टू मेजर थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। हमारी धरती को, अर्थ को बचाने के लिए एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनाई है जिसे नाम दिया है ओजोन लेयर, O3। और ये ओजोन लेयर यूवी रेस को आने से पृथ्वी पे क्या करते हैं? रोकते हैं। और इसमें भी जो लेयर है इसकी भी एक मोटाई है, उस मोटाई को डॉप्सन यूनिट द्वारा नापते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉमन टर्म यूज्ड टू रिफर द यूज ऑफ बायोरिसोर्सेस बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन विथाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड कंपनसेटरी पेमेंट टू द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड इज। ये तो सीधा सीधा बायोपायरेसी की दे दी है डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन दे दी है? बायोपायरेसी की। ये सीधी की सीधी इसी तरह की डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी, वही की वही लाइन दी है यहाँ पर, बायोपायरेसी की डेफिनेशन। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिलेक्ट द हार्मोन, हार्मोन सिलेक्ट करना है विच इज नॉट, फिर नॉट लगाया, सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जो कनेक्शन है फीटस और मदर के बीच में, वो प्लेसेंटा से हार्मोन सिक्रेट होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। लेकिन LH हार्मोन यहां से सिक्रेट नहीं होता, क्योंकि LH हार्मोन तो सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। किस ग्लैंड से? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, इसलिए यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला हम देखते हैं यहां से,
एग्रोस जेल यूज्ड इन मैट्रिक्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ आया है बायोटेक्नोलॉजी का जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेचुरल पॉलीमर विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस करते हैं हम, ये प्लेट में, इस प्लेट में ऐसे कुएं होते हैं जिनके अंदर यहां हम डीएनए के सेगमेंट्स को फिल करते हैं और ये एनोड की तरफ नेगेटिव, सॉरी यहाँ पॉजिटिव और इधर आएगा नेगेटिव। तो जो डीएनए है उस डीएनए पर लगा होता है नेगेटिव एंड और इसीलिए डीएनए भागता है किसकी तरफ, पॉजिटिव एंड्स की तरफ। और जिस मीडियम के थ्रू ये डीएनए मूवमेंट करता है वो मीडियम है एग्रोस जेल। और वो एग्रोस जेल ऑब्टेन किया जाता है सीवीड से, समुद्री खरपतवार से इसको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यहाँ मैच द कॉलम पूछा है। सिंपल है, यहाँ पर मिलान करना आपको। लिम्फोइड ऑर्गन मतलब डिसीज से आया है। लिम्फोइड ऑर्गन दो है, बोन मेरो प्राइमरी और थाइमस। कैंसर कॉजिंग जीन कार्सिनोजेंस। HIV एड्स का टेस्ट करते हैं किससे, एलिजा से। और टाइफाइड का टेस्ट लगाते हैं विडाल टेस्ट। टाइफाइड को कंफर्म करते हैं विडाल टेस्ट से। तो मैच कर लेते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन ए का क्या आया 3, ए का 4th, ये भी नहीं आएगा, ए का 2nd ये भी नहीं, ए का 3rd, ठीक है, बी का 4th, सी का 1st और डी का 2nd। आंसर आया हमारा बी, करेक्ट आंसर हो गया बी। इस तरह से मैच करना है, इस तरह से लाइन भी खींचना ताकि आपको याद रहे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स इन वेक्टर हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ। अगर हम प्लाज्मिड की बात करें, वेक्टर की बात करें, ये हमारा प्लाज्मिड है और इसमें यहां पर हमारे पास और यहां पर हमारे पास एंटीबायोटिक जीन्स लगे हुए हैं। यहां पर है एम्पिसिलिन और यहां पर है टेट्रासाइक्लिन। और ये दोनों के दोनों एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स, और ये चेक करते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को। अगर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स का मतलब है अगर इन जीन की जगह पर हमारा डिजायर्ड जीन अटैच हुआ होगा तो फिर ये टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वहां से हट गया होगा। और इससे हम चेक करते हैं कि हमारा सिलेक्टेबल, हमारा जो डिजायर्ड जीन है उस प्लाज्मिड में अटैच हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है और अगर नहीं हुआ तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। नेक्स्ट, इन डीएनए एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन। डीएनए की सिंगल यूनिट न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड में 3 सब्सटेंस से अटैच है। यह है पेंटोस सुगर, ये यहाँ नाइट्रोजनस बेस पेयर एडेनिन और यहाँ लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो है ये बॉन्ड है एन ग्लाइकोसाइडिक और यहाँ वाला बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ फॉस्फोडाइस्टर और यहाँ एन ग्लाइकोसाइडिक। तो समझ लो कहाँ है एन ग्लाइकोसाइडिक, शुगर और अमीनो एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर। पेंटोस शुगर फॉस्फोड ग्रुप नहीं, नाइट्रोजनस बेस पेयर और पेंटोस शुगर, ये करेक्ट आंसर है। नाइट्रोजनस बेस पेयर और पेंटोस शुगर, बी आंसर हमारा क्या रहा है यहाँ से करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सीधी सीधी लाइन है ये, लीडिंग टू स्पेशिएशन इज कॉल्ड साल्टेशन। ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन चैप्टर में हार्डी विनबर ने ये बात बताई थी। म्यूटेशन को डिस्कवर करके उन्होंने बताया था कि म्यूटेशन जो होते हैं वो एक बार एक
कदम में होते हैं, शॉर्ट होते हैं, सिंगल स्टेप होते हैं, और लार्ज म्यूटेशन है बहुत बड़ा बदलाव करते हैं। वो एक नई स्पीसीज को जन्म दे देते हैं। वो इस प्रोसेस का नाम दिया उन्होंने साल्टेशन। क्या बोला है? साल्टेशन। तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या कहा है? साल्टेशन। चलो नेक्स्ट, ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफिथ ने चूहे पर माइस पर एक्सपेरिमेंट किया है और वो ये समझाना चाह रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। और उसके लिए उन्होंने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू द माइस, माइस डाइड। ये पहली स्टेप है, सही बात है। उन्होंने उसमें डाला माइस में, एस मतलब स्मूथ स्ट्रेन है और ये स्ट्रेन विरुलेंट है, ये घातक है, निमोनिया करता है चूहे में, मर गया चूहा निमोनिया के कारण। एस स्ट्रेन हिट किल्ड, अभी नहीं लिया है। आर स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू द माइस, माइस लाइव्ड, ये सही है। ये पहली स्टेप है, ये दूसरी स्टेप है। रफ स्ट्रेन जो था वो नॉन विरुलेंट था, वो घातक नहीं था। माइस में इंजेक्ट किया, माइस लाइव्ड रहा, जो कि बीमार नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ। फिर तीसरी स्टेप उन्होंने वही ली थी, एस स्ट्रेन हिट किल्ड इंजेक्टेड इनटू द माइस, माइस लाइव्ड। अगर उसमें एस स्ट्रेन को गर्म कर दिया तो उसका जेनेटिक, वो जो यहाँ पर एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो क्या हो गया? मर गया। और उसको अगर माइस में इंजेक्ट किया तो माइस लाइव रहा। लेकिन चौथी स्टेप है इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के, एस स्ट्रेन हिट किल्ड के साथ आर स्ट्रेन लाइव मिला दिया तो भी माइस क्या हुआ? डाइड। क्यों मर गया? क्योंकि आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन के डीएनए को क्या कर दिया है? ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया है। यही एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का। तो यहाँ स्टेप आएगी 1 2 3 4। 1 पे क्या है? ए, 2 पे क्या है? सी, 3 पे क्या है? बी, और 4th पे क्या है? डी। ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ये हमारा करेक्ट आंसर मिल गया यहाँ। यही सीक्वेंस हमने लिखा है यहाँ पर। इसी तरह से आपको सीक्वेंसिंग करना है वहां पर एग्जाम में। राइबोसोम, मैच द कॉलम। राइबोसोम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या करता है? ट्रांसलेशन। और क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम का पार्ट है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज्ड इन replication and RNA polymerase enzyme used in transcription। डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनना, और न्यूक्लियोसोम तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का पार्ट है। चलो मैच कर लेते हैं अब यहाँ से। ए का थर्ड, ए का सेकेंड, ए का फर्स्ट, फर्स्ट, ए का थर्ड, यहीं से मिल गया आंसर। बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड। आंसर आया हमारा इधर डी, करेक्ट आंसर। फिर मैच द कॉलम है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन पूछा है। पॉली एम्ब्रियोनी बहुभ्रूणता आती है सिट्रस फ्रूट्स में, खट्टे फलों में, जैसे ऑरेंज, संतरा। पार्थेनोकार्पीज बीज रहित फल बनते हैं बनाना में, केले में। फॉल्स फ्रूट्स अंडाशय को छोड़कर किसी और भाग से फल का निर्माण, फॉल्स फ्रूट बनाता है एप्पल। और एम्ब्रियो से को ही क्या कहा है? फीमेल गैमेटोफाइट्स। ए का थर्ड, ए का थर्ड सब में है, ठीक है। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ नहीं है, बी का फोर्थ यहाँ दोनों में है। सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, मतलब ये रहा आंसर हमारा, और डी का सेकेंड। ये आंसर मिल गया हमको यहाँ। इस तरह से मैच करना है, मैच द कॉलम। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, गलत बताना है विथ रिस्पेक्ट टू एलर्जी। एलर्जी के रिस्पेक्ट में नॉट ट्रू बताना है यहाँ पर। एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, बिल्कुल सही है। एलर्जी हिस्टामाइन और सेरोटोनिन के सिक्रीशन से ही स्टार्ट होती है, स्टेटमेंट करेक्ट है। एलर्जेंस आर द सब्सटेंस विच कॉजेस एलर्जी, बिल्कुल सही है। ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें एलर्जेंस कहते हैं, सही भी सही है।
एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यू टू एलर्जेंस आर IgA, गलत है, IgE आना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। एड्रेनालिन एंड स्टेरॉयड क्विकली इनहेंस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ये भी गलत है। ये एलर्जी के सिम्टम्स इनहेंस नहीं करते हैं, वो सिम्टम्स इनहेंस करते हैं हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। तो दो स्टेटमेंट गलत है। पूछा है गलती, नॉट ट्रू, मतलब C और D आना चाहिए, C और D, ये मिला आंसर। पहला ऑप्शन हमारा क्या बन गया, आंसर। अगला क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। करेक्ट ही बताना, गलत नहीं बताना, सही बताना। यहां पर देख लेते हैं, स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल बिगिंस एट प्यूबर्टी, सही है, कॉल्ड मेनोपॉज, गलत। इसको तो कहा जाता है मिनार्की, मेनोपॉज तो रुक जाना है, मिनार्की होगा। ओवुलेशन टेक्स प्लेस इन मिडिल ऑफ द साइकिल, 14, बिल्कुल सही है। व्हेन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज एट मैक्सिमम लेवल, नहीं, मिनिमम लेवल। प्रोजेस्टेरोन का लेवल फॉल होगा तभी तो यहां पर मेंस्ट्रुअल होगा, क्या होगा, ओवुलेशन। तो ovulation takes place in the middle of cycle about 14th days when the level of progesterone is at maximum level, नहीं, इस ओवुलेशन के बाद में बनता है कार्पस लूटियम और वो करेगा प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई, तो अभी प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट गलत। इन absence of fertilization कार्पस लूटियम degenerates which causes disintegration of endometrium leading to menstruation, ये सही है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कार्पस ल्यूटियम जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा और वही क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की वाल को तोड़ेगा और इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा, सही है ये। ह्यूमन बिगिंस मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स एज, बिल्कुल सही। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है 50 ईयर्स की एज में, जिसको कहा जाता है मेनोपॉज, यह सही है। अब यहाँ स्टेटमेंट बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास दो आए, C और D, C और D वाला ढूंढो, ये रहा हमारा आंसर, C एंड D। इस तरह से हमारा आंसर मिल गया C एंड D। ये 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ डिस्कस किए इस पेपर से, तो अगले जो 20 क्वेश्चन है वो अंकित भार्गव से यहाँ से आगे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो अगला पेपर लेके फिर आऊंगा मैं इसके बाद वाला। थैंक यू सभी को। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित भार्गव MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे पूर्व वक्ता श्री संजय राजपूत सर ने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो इस क्वेश्चन के बारे में हमको कुछ डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, दैहिक विकार दिए गए हैं, और इन दैहिक विकारों के बारे में हम अगर चर्चा करें तो सबसे पहले हमको यहाँ पर जो बात कही है बेटा, उस बात के बारे में क्या कहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हमको सबसे पहले कहा गया है कि ऐसा कौन सा उपापचयी विकार है। तो इन विकारों की अगर हम बात को समझें तो यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो हमको यहाँ पर दिया है फिनाइल कीटोयूरिया। अगर इसकी अगर हम बात को समझें तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, एक उपापचयी क्या हो जाएगा बेटा, दैहिक विकार। देन अगली बात बोली है पेडिग्री एनालिसिस की अगर हम बात को समझें तो पेडिग्री एनालिसिस जो होगा, इस पेडिग्री एनालिसिस की अगर बात को समझें तो ये क्या है, तो ये होता है कई पीढ़ियों का वंश वृक्ष। मतलब इस पेडिग्री एनालिसिस में हम किसी जनरेशन की अगर हम बात को समझें तो उसके पूरी वंशावली का विवरण निकालते हैं। देन अगली बात देखें हम तो हमको अब दिया है अगला थैलेसेमिया। थैलेसेमिया की अगर हम बात को समझें तो थैलेसेमिया क्या है, तो आप सभी को पता ही होगा कि ये एक तरीके का ब्लड डिसऑर्डर कहें या डिजीज कहें या रक्त विकार है बेटा। देन अगला यहाँ पर हमको दिया है ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, 21वें गुणसूत्र की जो त्रिसूत्रता हमको यहाँ पर दी गई है, तो ये क्या है, तो इसकी बात करें बेटा तो इसके द्वारा एक यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में डिसऑर्डर होता है जिसको कहा गया है डाउन सिंड्रोम। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम अगर देखें बेटा तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ हर्मोफ्रोडाइट, मतलब यहाँ पर जितने हमको एनिमल्स दिए गए हैं इनमें से कौन ऐसा एनिमल है जो कि उभयलिंगी नहीं है। तो जैसा कि अगर हम बात को समझें, स्पंजेस जो होते हैं पोरीफेरा फाइलम के, जो हमेशा कैसे रहते हैं बेटा, उभयलिंगी रहते हैं। अर्थवर्म की बात करें, बिल्कुल अर्थवर्म भी उभयलिंगी या हर्मोफ्रोडाइट है। लीचेस की बात करें, जो कि ये भी एनेलिडा फाइलम के मेंबर है, ये भी उभयलिंगी होती है। देन हम अगर बात को समझें कॉकरोच की, तो जो हमारा कॉकरोच है ये कभी भी हर्मोफ्रोडाइट नहीं होता है। क्लियर। अगली बात अगर हम देखें बेटा, तो हमारे पास जो 33 क्वेश्चन है जिसमें हमको बोला है द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरो इन 1992 इज कॉल्ड एज, मतलब जहां पर अगर हम बात को समझें तो 1992 में रियो डी जेनेरो जो शहर है, कंट्री है, यहां पर हमको बोला है कि जैविक विविधता पर एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था जिसको किस नाम से जाना जाता है। तो इस अगर सम्मेलन की अगर हम बात को समझें तो हमको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा गया था बेटा द अर्थ समिट। क्या कहा गया था? द अर्थ समिट के नाम से इसको जाना जाता है। अगली बात अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन हमको फिर से एक यहाँ पर मैच द कॉलम के फॉर्म में दिया गया है। अगर हम यहाँ पर बात को समझें तो अब हमको यहाँ पर क्या चीजें दे रखी है, कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी दे रखी है और उनसे रिलेटेड यहाँ पर हमको कुछ कारण दे रखे हैं कि वो चीज एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो हमको सबसे पहले दे रखा है लिप्पेस लूप। यहाँ पर लिप्पेस लूप की अगर हम बात को समझें तो ये क्या है, तो ये एक नॉन मेडिसिनेज डिज है, जिसकी अगर हम बात को समझें तो हमने इसको चैप्टर वगैरह में फुल डिस्क्रिप्शन में देखा है। अगली बात अगर हम देखें तो अगली बात हमको क्या बोली है, वॉल्ट्स के अगर हम बात को समझे तो वॉल्ट्स क्या है, तो ये एक बैरियर है। क्या है? एक बैरियर है। देन अगली बात बोली है अगर हम बात को समझें पीरियडिक एब्सिस्टेंस, अंतराती मैथुन जो है उसके बारे में अगर हम बात को समझे तो अंतराती मैथुन क्या है, तो ये एक प्राकृतिक विधि है। ये अगर हम यहाँ पर निषेचन वगैरह की बात को समझे तो ये क्या हो जाएगी, एक प्राकृतिक विधि। देन अगली बात बोली है प्रोजेस्टार्टस क्या है, तो प्रोजेस्टार्टस की अगर हम बात को समझे तो ये क्या चीज हो जाएगी, तो इसके बारे में बोला है ये हार्मोन मोचित युक्ति होती है। क्लियर। अगली अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन मानव द्वारा क्रियाओं में उत्पन्न अपशिष्ट की श्रेणी में नहीं आता है। मतलब यहाँ पर कुछ हमको क्या है अपशिष्ट पदार्थ दे रखे हैं, कुछ हजार्ड्स के बारे में बात कही गई है और ऐसा कहा गया है कि ऐसे अपशिष्ट का नाम बताओ आप, तो जो इंसानों के द्वारा मतलब उत्पन्न नहीं किया जाता है। तो अगर हम अपशिष्ट की अगर बात को समझें तो ऐसा अपशिष्ट कौन होगा, तो जो रेडियो एक्टिव वेस्टेज होते हैं, इन रेडियो एक्टिव वेस्टेज की अगर हम बात को समझें तो ये कभी भी इंसान उत्पन्न नहीं करता। दूसरी बात बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज की अगर हम बात करें तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मतलब जो हमारा घरेलू कचरा वगैरह होता, सब्जी फलों के छिलके वगैरह, इनके अगर हम बात को समझें तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। मतलब इनको हम अगर कहीं पर फेंक भी देंगे तो इनका क्या है कि डिकम्पोजिशन हो जाएगा, रिसाइकलिंग इनकी इजीली तरीके से हो जाएगी। देन प्लास्टिक वेस्टेज घरेलू कचरा है। देन अगली बात बोली है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, मतलब पॉलीथीन वगैरह जो है ना, इस तरीके के जो कचरे होते हैं जो कि नॉन डिग्रेडेबल, मतलब इनको अगर हम देखें तो ये नॉन रिसाइक्लेबल होते हैं। अगली बात बोली है खाद्य श्रृंखला के प्राकृतिक अंतर संबंध है, द नेचुरल इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन। अगर हम यहाँ पर फूड चेन का नेचुरल इंटरकनेक्शन अगर देखें तो कौन होगा, तो ये जो फूड वेब होती है यही क्या होती है बेटा, इंटरकनेक्शन होती है। क्लियर।
अगली बात अगर हम देखें, अगली बात हमको बोली है स्विस चीज में जो आपको बड़े होल दिखाई देते हैं, इन बड़े होल की अगर हम बात को समझें तो ये बड़े होल किस कारण होते हैं, इनकी अगर हम बात को समझें तो सीधी सी बात है कि इसमें CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है, और जब वो CO2 का अमाउंट जब रिलीज होता है तो उसी के कारण हमको यहाँ पर बड़े बड़े होल्स दिखाई देते हैं। क्लियर है। अगली बात अगर हम देखें तो हमको बोला है अलवणीय जल में जो जंतु रहते हैं लंबे समय तक, और समुद्री जल में, और इसके विपरीत समुद्री जल के जीव अलवणीय जल में नहीं रह सकते। मतलब कुल मिला के ये बात बोली गई है जो मराइन एनिमल्स होते हैं और जो नॉन मराइन एनिमल्स होते हैं, मतलब कि जो समुद्र में निवास नहीं करते हैं, उन दोनों के बीच में अगर हम एक तुलना करें, उनको कंपेयर करें एक दूसरे से, तो क्या कारण है कि जो नॉन मराइन एनिमल्स है वो कभी भी समुद्र में नहीं रह सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ एक्चुअल कारण तो होगा कि हमारे जो नदी नालों में जो सामान्य रूप से जो जीव जंतु रहते हैं वो समुद्र में नहीं सर्वाइव कर सकते। तो उसका अगर हम कारण देखें तो ये सारा का सारा किसका खेल है, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स का। क्योंकि आपको पता होगा कि समुद्र के पानी की अगर हम बात को समझें तो समुद्र का जो पानी होगा बेटा, उसका अपने आप में एक ऑस्मोटिक प्रेशर या एनवायरनमेंट बिल्कुल ही अलग होगा, लेकिन अपने जो सामान्य नदी नाले हैं उनका बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे के अंदर सर्वाइव करने में थोड़ा सा मतलब उनको प्रॉब्लम्स वगैरह होती है। अगली बात अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, खाद्य श्रृंखला के बारे में कौन कौन से कथन असत्य है। अगर हम यहाँ पर बात को समझें तो हमको बोला है कि खाद्य श्रृंखला के बारे में कौन कौन से कथन असत्य है। तो सबसे पहले बोला है हमको यहाँ पर कि प्राथमिक मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता है, या सूर्य से उत्पादकों तक के और उसके बाद में उपभोक्ता तक ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, या फिर बोला है किसी जीव की मृत्यु से अपरद खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है, या फिर बोला है पौधे के प्राथमिक उपभोक्ता है क्योंकि वे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग भोजन बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर हमको क्या बोला गया है, अगर हम गौर करें बेटा ए एंड डी जो हमको स्टेटमेंट दिए हैं, तो ये जो ए और डी स्टेटमेंट हमको दिया है, इन दोनों की अगर हम बात को समझें तो ये दोनों हमारे लिए क्या होंगे बेटा, गलत साबित होंगे। अगली बात अगर हम देखें तो फिर हमको यहाँ पर बात कही है कि भैया जो हमको एक मतलब लिस्ट दे रखी है, इस टेबल में अपने को एक तरफ तो क्या है कि कुछ हाइब्रिड्स के या यूं हमको बोला गया है कि कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई है, और उसको हम क्या कह सकते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, उसके अगर हम बात को समझे तो यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे हमको सबसे पहले बोला है स्टरलाइज प्लांट पार्ट, रोगाणु रहित जो पादप का भाग है, उसके अगर हम बात को समझें तो रोगाणु रहित पादप का भाग जो होता है बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स प्लांट, मतलब ये ए हो जाएगा। क्लियर। दूसरी बात अगर हम देखें तो हमको बोला है अनुवांशिक रूप से समान पौधे, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स की अगर हम बात को समझें तो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं, तो उनको बोलते हैं बेटा सोमा क्लोन्स बोल देते हैं। देन थर्ड बात बोली गई है हमको मेरिस्टेम, मेरिस्टेम मतलब जो विभाज्योतक है, ये क्या होते हैं, तो इनका जब हम कल्चर करते हैं मेरिस्टेम का, तो इससे हमको क्या मिलता है, वायरस फ्री जो कल्चर मिलता है, या वायरस फ्री हम प्लांट लेने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए क्या करवाते हैं, मेरिस्टेम कल्चर करवाते हैं। देन अगली बात बोली है सोमेटिक हाइब्रिड्स, सोमेटिक हाइब्रिड्स क्या होते हैं या कायिक संकर क्या होते हैं, तो कायिक संकर का एग्जांपल हमको क्या दे रखा है, पोटैटो, क्या दे रखा है बेटा, पोटैटो। क्लियर है। अगली बात अगर हम देखें तो अब हमको यहां पर बोला है कि कुछ हमको यहां पर एक पैराग्राफ दे रखा है, और पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमको यहां पर बात कही गई है। अब पैराग्राफ के बारे में क्या बात बोली है, पैराग्राफ को हमको ध्यान से पढ़ना है। पहले तो हमको बोला है परजीविता का गुण पादपों से लेकर उच्च कोटि के कशेरुकियों तक इतने अधिक वर्गीकीय समूहों में विकसित हुआ है
अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट रूप से इसमें विकसित हुए हैं कि परपोषी और परजीवी दो सह विकसित हो सके। अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूल और जटिल जीवन चक्र को विकसित किए हैं, है ना। हमको यहाँ पर कुछ पैरासाइट और होस्ट दोनों के बारे में कुछ पैराग्राफ में बातें कही गई है। देन इन बातों के आधार पर अब हमको क्या है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्लियर। जैसे कि हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, बोला है परजीवी के जटिल जीवन चक्र का क्या अर्थ है। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स मीन, अगर हम यहाँ पर परजीवी के जटिल जीवन चक्र की अगर हम बात को समझें तो उसका अर्थ क्या होता है, तो हम यहाँ पर अगर बात को समझें तो क्या बोला है, केवल एक मध्यवर्ती जीवन चक्र, जो कि बिल्कुल गलत होगा। परपोषी पर चिपकने के लिए विशेष अनुकूलन, बिल्कुल गलत जवाब होगा। अनेक परपोषी रखना, ये भी कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। देन लास्ट में जो डी ऑप्शन हमको दिया है, बोला है एक या दो मध्यवर्ती परपोषी रखना जिससे प्राथमिक परपोषी पर परजीविता रखने में सहायता मिल सके, है ना। तो यहां पर हमको जो बात कही है कि जटिल जीवन चक्र, अब हमको एक जटिल वर्ड ही दे दिया है कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर कुछ न कुछ मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से या जटिलता पूर्वक काम होने वाला है। इसलिए अगर हम बात को समझे तो थोड़ा सा ये जो प्रोसेस हमको डी ऑप्शन कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात को समझते हैं तो थोड़ा सा ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होने वाली है। ठीक है। अगली बात अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बोला है क्वेश्चन में, परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। क्या बोला है, पैरासाइट्स हार्म द होस्ट बाय, मतलब जो पैरासाइट्स होते हैं ये होस्ट को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी अगर हम बात को समझे तो ये किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या बोला गया है कि इसके जीवित रहने, वृद्धि, जनन और समष्टि घनत्व में कमी करके, मतलब इसको जिंदा रहने में भी प्रॉब्लम करेंगे, इसके रिप्रोडक्शन को भी ये क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, और इनकी जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी को भी क्या करेंगे, कम करेंगे। इस तरीके से जो पैरासाइट होते हैं वो अपने होस्ट को धीरे धीरे क्या करते हैं बेटा, नष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है फिर से एक मैच द कॉलम के फॉर्म में। हमको बोला है जो कोयल और कौवा है ना, कुकू एंड क्राउ, कुकू एंड क्राउ के अगर हम बात को समझे तो किस तरीके के पैरासाइट है, तो कुकू एंड क्राउ की अगर हम बात को समझें अगर, तो ये किस तरीके के पैरासाइट है, तो इनके बारे में हमको क्या बात बोली है समझते हैं हम। तो कुकू एंड जो क्राउ है ये एक तरीके के कैसे पैरासाइट है, तो ब्रूड पैरासाइट, मतलब ये अंड पैरासाइट है। दूसरी बात बोली है कोपेपोड्स की अगर हम बात को समझे तो कोपेपोड्स क्या है, तो ये एक तरीके से अगर देखें हम इसको तो कोपेपोड्स क्या हो जाएगा बेटा, तो ये एक तरीके का एक्टोपैरासाइट होता है। क्या होता है, एक्टोपैरासाइट। देन हम अगर बात करें प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्लाज्मोडियम एक तरीके का क्या है बेटा, एंडोपैरासाइट है ना। इसके द्वारा अपने को पता ही होगा कि ये एक तरीके का प्रोटोजोआ है ना, नॉन लोकोमोटरी ऑर्गन वाला है। दूसरी बात देखें अगर तो इसके द्वारा मलेरिया डिजीज कोज होती है ना। अगली बात देखें ऑर्किड्स एंड मैंगो, ऑर्किड एंड मैंगो के अगर हम बात को समझें तो ये किस तरीके के पैरासिटिज्म को यहाँ पर शो करते हैं, तो ये किस तरीके का पैरासिटिज्म यहाँ शो करते हैं, तो ये करते हैं बेटा सहभोजी जीव या फिर कमेंसल ऑर्गेनिज्म है। मतलब आपने कहीं गांव में ऐसी बातें देखी होगी कि जो एक पेड़ बड़ा है उस बड़े पेड़ के ऊपर एक छोटा सा पेड़ कहीं ना कहीं आकर के लग जाता है ना। तो इस तरीके की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कमेंसल ऑर्गेनिज्म। अगली बात अगर देखें तो यहाँ पर फिर हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमको बोला है कि पहचान करो ऐसे स्टेटमेंट के जो परपोषी और परजीवी के संबंध में सही नहीं है। मतलब जो पैरासाइट और होस्ट के बीच में रिलेशनशिप है उसके लिए अगर हम बात को समझें तो कौन सा स्टेटमेंट सही
नहीं होगा, उनके बारे में हमको यहाँ पर जो बात कही गई है उस बात को समझना है। तो यहाँ पर हमको क्या बात बोली गई है, सबसे पहले परपोषी और परजीवी सह विकसित होते हैं, साथ साथ विकसित होते हैं, ये बात कही गई है हमको। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट नहीं होगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्या होते हैं विकसित होते हैं। देन अगली बात बोली है परजीवी में जीवित करने के लिए मुख्य तंत्रिका जो होती है उसका विकास करना होता है, बिल्कुल सही बात है। देन अगली बात अगर हम देखें क्या बोला है, अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार कर देता है तो परजीवी भी प्रत्याचूर में उन साधनों को निष्प्रभावी करने के साधन विकसित कर लेता है। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझे तो ये स्टेटमेंट भी अपने लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन अगली बात देखें हमको क्या बोली है, अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार कर देता है तो परजीवी दूसरे परपोषी पर निर्भर रहकर सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर इसकी बात करें ये स्टेटमेंट भी सही होगा। देन अब इन स्टेटमेंट के बेस पे हमको यहाँ पर क्या बात करनी है, हमको इन स्टेटमेंट के बेस पे अगर हम देखें तो हमारे लिए कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होने वाले हैं, तो एक तो बी हो गया है और दूसरा डी। अगर यहाँ ऑप्शंस में देखें तो हमारे लिए जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें बी और डी दोनों स्टेटमेंट अपने को दे रखे हैं। अगली बात हमको बोली है जो ह्यूमन लीवर फ्लूक है उसके बारे में बात कही गई है। हमको बोला है व्हाट आर द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर ह्यूमन लीवर फ्लूक। ह्यूमन लीवर फ्लूक जो है उसके लिए अगर हम बात को समझें तो जो इंटरमीडिएट हमारे लिए होस्ट होगा उसकी बात कही गई है। तो यहाँ पर कौन होगा बेटा, तो ये जो स्नेल एंड फिशेस होती है इनके अगर हम बात को समझे तो इसे कहा जाता है इन दोनों को कि ह्यूमन लिवर फ्लूक के लिए ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट का काम करते हैं। अगली बात बोली है कि ये जो हमको यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम में क्या चीज आपको दिखाई दे रही है, आप अपने हिसाब से क्या समझ सकते हैं इस डायग्राम के बारे में, और इस डायग्राम को देखते हुए आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। जैसे हमको यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है कि भैया एक तरफ से अगर देखा जाए तो एनवायरनमेंट और जो धरती पे हमको जो जिस तरीके के एनवायरनमेंट दिखाई दे रहे हैं, कंडीशंस दिखाई दे रही है, उन कंडीशंस को हमको समझना है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उनके आंसर देना है। हमको बोला है सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का भूमिगत भंडार नहीं है। कार्बन का भूमिगत भंडार मतलब कि जो अंडरग्राउंड है ना, उन चीज की बात चल रही है। वही बात बोली, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द अंडरग्राउंड स्टोर ऑफ कार्बन। अंडरग्राउंड स्टोर जो कार्बन का है उसके अगर हम बात को समझे तो कौन नहीं है, तो यहाँ पर जो अंडरग्राउंड स्टोर होगा उसके अगर हम बात को समझे तो ऑयल एंड गैसेस भी अंडरग्राउंड होती है ना। लाइम स्टोन एंड डोलोमाइट की बात करें ये भी अंडरग्राउंड होते हैं, कोल की बात करें ये भी अंडरग्राउंड होते हैं। लेकिन CO2 की अगर हम बात को समझें तो CO2 अंडरग्राउंड नहीं होती है, एनवायरनमेंट में अपने को बाहर की तरफ दिखाई दे रही है ना, अंदर की तरफ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमको बोला है कि बिल्कुल फाइनली वो अंडरग्राउंड ही हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर, कि ऐसी कौन सी वातावरण की क्रियाएं हैं जो वातावरण के अंदर से CO2 का जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में तो हम क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। देन बात करें हम फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में जरूर प्लांट CO2 को क्या करते हैं, ऑब्जर्व मतलब एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके क्या है उसको अपने फूड मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे। देन अगली बात बोली बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, तो बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात को समझे तो बर्न हो रहा है मतलब जरूर CO2 का अमाउंट इंक्रीज ही होगा, है ना। कंब्यूशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो यहाँ पर अगर हम बात को समझे तो वाहनों के अंदर अगर हम बात को समझे तो जो फ्यूल कंब्यूज हो रहा है ना, तो उससे भी कहीं ना कहीं CO2 का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होने का जो अगर हम बात को समझें तो डिक्रीज होने की जो प्रोसेस वो केवल और केवल किस में हो रही है, फोटोसिंथेसिस में।
अगली बात बोली है, निम्नलिखित में से किसे पोषण चक्र का दूसरा नाम दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम गिवन टू न्यूट्रेंट साइक्लिंग। यहां पर अगर हम बात को समझें अगर, तो न्यूट्रेंट साइक्लिंग के बारे में हमको बात कही है, और न्यूट्रेंट साइक्लिंग के अगर हम बात को समझें तो दूसरा नाम किसको दिया जाता है? तो जो बायो जियोकेमिकल जो साइकिल होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? पोषण चक्र का दूसरा नाम, मतलब इसको एक तरीके से पोषण चक्र ही कहा जाता है। अगली बात कही है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नियमित होती है? अब यहां पर अगर हम नियमित होने की अगर बात को समझें तो जो नियमित होने की क्रिया हो रही है वो किसके थ्रू नियमित होती है? तो ये होती है महासागरीय जो कार्बन के भंडार होते हैं, है ना, ओशियनिक रिवर्सियर ऑफ कार्बन, है ना, इसके थ्रू ही यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वो नियमित होती है। अगली बात बोली है, एक विशिष्ट समय पर जैव पदार्थों जैसे कार्बन इत्यादि की मृदा में खास मात्रा को कहा जाता है। अगर हम यहाँ पर अगर बात को समझें तो क्या बात कही गई है कि भैया एक विशिष्ट समय पर मिट्टी के अंदर जो जैविक कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको हम किस नाम से जानेंगे? तो उसको हम उसकी न्यूट्रेंट वैल्यू या फिर हम पोषक मान के नाम से जानेंगे। क्लियर है? अगली बात अगर हम देखें तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर अगले क्वेश्चन पेपर के साथ में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।